अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर नौशीन है और मैं आज आपके साथ FBISC स्टाइल MCQs लेके आई हूँ चैप्टर 4 बायो एनर्जेटिक्स के। इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपके लिए 50 MCQs लाई हूँ और ये ऑल पॉसिबल MCQs हैं जो आपके एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, हम एक एक करके इन सवालों को देखेंगे और इनके आंसर्स को जानेंगे और जहाँ मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ी मैं आपको इंशाल्लाह समझाऊंगी। वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। अगर आपके एग्ज़ाम्स करीब हैं तो लाजमी ये आप वीडियो देखें ताकि आप एग्ज़ाम में पास हो सकें और अपने MCQs करेक्ट कर सकें। ओके, हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। पहला सवाल है, बायो एनर्जेटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप MCQ सॉल्व करें लाजमी सारे ऑप्शंस को पढ़ें। बच्चे स्टूडेंट्स अक्सर ये करते हैं कि वो जल्दी से जो उनको लगता है कि पहला आंसर करेक्ट है फ़ौरन से करेक्ट कर देते हैं और बाकी कोई ऑप्शंस को नहीं पढ़ते, लेकिन पहला ऑप्शन भी करेक्ट होता है, दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट होता है। तो एक और ऑप्शन C या D में उन्होंने मेंशन किया होता है कि बोथ B एंड C आर करेक्ट या A एंड B आर करेक्ट, तो हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो उसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने सवाल को मुकम्मल पढ़ें। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पहले सवाल पे। बायो एनर्जेटिक्स इज़ अ स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिक्स या प्रोटीन सिंथेसिस। सो बायो एनर्जेटिक्स क्या है? द आंसर इज़ करेक्ट आंसर इज़ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगला सवाल है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज NADH, NADH नहीं है, ATP, यस ATP है। बाकी ऑप्शन पे देख लेते हैं, FADH2 या ग्लूकोज। तो हमारा आंसर है ATP। ATP इज अ एनर्जी करेंसी इन द सेल। ओके, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज ATP stores energy in peptide bonds, ionic bonds, high energy phosphate bonds, hydrogen bonds. So ATP, adenosine triphosphates. So ATP stores energy in high energy phosphate bonds. This is the correct answer. Okay. The fourth MCQ is glycolysis is occurring in where? Glycolysis occurs in mitochondria, cytoplasm, nucleus, ribosomes. देखिए, ग्लाइकोलाइसिस जो है वो प्योरली साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। ठीक है, सो ग्लाइकोलाइसिस इज अकरिंग इन साइटोसोल। यहाँ पे साइटोप्लाज्म की जगह पे साइटोसोल भी लिखा हुआ आ सकता है। ठीक है, तो साइटोसोल या साइटोप्लाज्म में होता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है हमारे पास, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज एसिटाइल को ए, पायरोवेट, लैक्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा आंसर क्या है? ग्लाइकोलाइसिस के एंड प्रोडक्ट में हमें मिलता है पायरोवेट। कितने मिलते हैं? 2 पायरोवेट बनते हैं। एसिटाइल को ए कहाँ बनता है? एसिटाइल को ए आफ्टर पायरोवेट एक लिंक रिएक्शन होता है जिसमें पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल को ए में, जो कि क्रेब साइकिल की तरफ जाता है। ठीक है, सो द आंसर इज पायरोवेट और 2 पायरोवेट बनते हैं, ये आपने याद रखना है, कभी कभी MCQs में ये भी आता है। Okay, pyruvate is the correct answer. The sixth question is net ATP produced in glycolysis is कितनी ATPs टोटल ग्लाइकोलाइसिस में बनते हैं? हम टोटल ATPs की बात नहीं कर रहे जो कि एरोबिक रिस्पायरेशन में बनती है, हम बात करें सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस फर्स्ट स्टेप की बात करें तो उसमें हमारे पास सिर्फ 2 ATPs बनते हैं। ये बाकी आंसर्स गलत हैं। 4 ATPs इस्तेमाल होते हैं, याद रखिएगा। सॉरी, 4 ATPs बनते हैं लेकिन 2 ATP इस्तेमाल भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है नेट ATP की। नेट ATP का मतलब होता है कि आपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की थी, 2 ATPs दिए थे, बदले में आपको 4 ATPs मिले थे, लेकिन जो आपने 2 ATPs दिए थे वो माइनस भी हो गए हैं। ठीक है, सो नेट ATPs इज 2। ओके, द आंसर इज 2 ATPs। अगला सवाल है, विच प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन? ऑब्वियसली कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती? क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को तो मस्ट चाहिए, इसके बगैर प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस इज द आंसर। ओके, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में भी ऑब्वियसली ऑक्सीजन तो चाहिए, सो आंसर इज ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, नाउ अगला सवाल है, क्रेब साइकिल्स अकर इन। क्रेब साइकिल्स कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है? नहीं,
साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होती है, मैट्रिक्स में होती है ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस में या राइबोसोम में। सो हमारा आंसर है पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दिस क्रेब साइकिल होती है। ओके, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल है हमारा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज लोकेटेड इन आउटर मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, गलत है जवाब, आउटर मेम्ब्रेन में भी नहीं होती, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फाइनल, फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन होता है? फाइनल एक्सेप्टर इज NAD पॉजिटिव, नहीं। ऑक्सीजन, यस ऑक्सीजन होता है, यस ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होता, ATP भी नहीं होता। सो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन। इफ ऑक्सीजन इज एब्सेंट विच प्रोसेस स्टॉप्स इमिडिएटली, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो बिल्कुल मुकम्मल स्टॉप हो जाएगा अगर ऑक्सीजन ना हो? हमने पहले भी बात पढ़ ली थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, लेकिन हम फिर भी सवाल के ऑप्शंस को देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस नहीं, क्रेब साइकिल नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज द आंसर। फर्मेंटेशन तो होती ही विदाउट ऑक्सीजन है, ठीक है। फर्मेंटेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन। ओके, नाउ अगला सवाल है, विच मॉलिक्यूल इंटर क्रेब साइकिल्स? ग्लूकोज, पायरोवेट, एसिटाइल कोए या NADH, कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो क्रेब साइकिल में जाता है? देखिए, जब ग्लाइकोलाइसिस होती है तो उसमें क्या बनता है? पायरोवेट बनता है, लेकिन पायरोवेट कन्वर्ट होता है इनटू एसिटाइल कोए बाय अ प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड लिंक रिएक्शन। ठीक है, उससे पहले पायरोवेट आपका क्रेब साइकिल में नहीं जा सकता, तो ये बीच का एक लिंक होता है, एक दो प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब साइकिल को जोड़ने का जो एक रिएक्शन होता है उसको कहते हैं लिंक रिएक्शन, जिसमें पायरोवेट कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोए में। ठीक है, NADH भी नहीं है। ठीक है, सो विच मॉलिक्यूल इज इंटर द क्रेब साइकिल? एसिटाइल कोए इज द आंसर। नाउ ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन पायरोवेट लॉसेस व्हाट? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ATP? सो ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। ठीक है, अब कैसे होती है देखें, लिंक रिएक्शन जो था उसके 3 स्टेप्स थे, 3 स्टेप्स थे, याद रखिएगा 3 स्टेप्स से। पहला था डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ये नंबर 1 स्टेप था। दूसरा स्टेप था रिडक्शन, तीसरा स्टेप था जिसके अंदर जो एंजाइम था, एंजाइम कोए जो था, कोए अटैच हो रहा था एसिटाइल ग्रुप के साथ। ठीक है, सो होता ये है कि सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन होती है। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो क्या चीज़ रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड लॉस हो जाती है पायरोवेट से। ठीक है, नाउ विच प्रोसेस प्रोड्यूस द मोस्ट ATP? सबसे ज़्यादा ATP किस प्रोसेस से बनते हैं? सबसे ज़्यादा ATP बनते हैं ग्लाइकोलाइसिस में, 2 बनते हैं। ठीक है, 2 ATPs बनते हैं, क्रेब साइकिल में भी ज़्यादा बनते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फर्मेंटेशन में तो भी 2 बनते हैं। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ठीक है, नाउ विच मॉलिक्यूल कैरीज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जो है वो कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन्स लेके जाता है? NADH। ठीक है, लेकिन हम जल्दी से NADH नहीं करेंगे, ATP नहीं लेके जाता, हम कैरियर की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल जो कैरी करता है इलेक्ट्रॉन्स, NADH, ATP, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज। सो NADH इज द आंसर। विच इज़ कॉमन इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन? देखिए, मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन है उसमें एक स्टेप कॉमन है विच इज़ कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, वो दोनों में कॉमन है क्योंकि दिस स्टेप अकर विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, सो ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में कॉमन है। सो दिस इज़ अ कॉमन। क्रेब साइकिल जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी एरोबिक रेस्पिरेशन में होता है, ऑक्सीजन ऑब्वियसली एरोबिक में चाहिए। सो द आंसर इज ग्लाइकोलाइसिस। ओके, नाउ ATP फॉर्मेशन इन ग्लाइकोलाइसिस अकर्स बाय, ATP फॉर्मेशन इन ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीडेटिव नहीं होता,
ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन या फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन तो है ही एनारोबिक, ठीक है। सो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो होता है दैट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, एक स्टेप होता है जिसमें एटीपी बनते हैं, ठीक है। नाउ विच गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रिलीज इनहेल जो करते हैं वो ऑक्सीजन है, रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये आप आंख बंद करके भी लगा सकते हैं। नाइट्रोजन तो हम कंज्यूम ही नहीं करते, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। हाइड्रोजन जो होती है वो इस तरह नहीं होता, ठीक है। सो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ अगला सवाल है, इन ह्यूमन एनारोबिक रिस्पिरेशन प्रोड्यूसेस व्हाट। देखिए एनारोबिक रिस्पिरेशन के बारे में मैंने बताया था आपको कि दो तरह के होते हैं, दैट वन इज़ लैक्टिक एसिड। देखिए एनारोबिक रिस्पिरेशन को पहले तो बताया था कि फर्मेंटेशन भी कहते हैं। तो एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है और एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है वो ह्यूमंस में होती है, ठीक है। और जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है वो यीस्ट में होती है, सम बैक्टीरियाज में होती है, ठीक है। तो यहाँ ह्यूमंस में क्या चीज़ बनेगी, ऑब्वियसली एनारोबिक रिस्पिरेशन की प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लैक्टिक एसिड मिलेगा, ठीक है। सो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। नाउ इन यीस्ट एनारोबिक रिस्पिरेशन प्रोड्यूसेस व्हाट। इन यीस्ट एनारोबिक रिस्पिरेशन प्रोड्यूसेस लैक्टिक एसिड, नो, वो ह्यूमंस में बनता है, ठीक है। इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यस। ग्लूकोज, एटीपी, नो। द आंसर इज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ विच ऑर्गेनेल इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। माइट्रोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस नहीं है, राइबोसोम नहीं है, माइट्रोकॉन्ड्रिया इज द आंसर। गोल्गी बॉडी भी नहीं है, ठीक है। मैंने ऑप्शंस, मुझे आंसर पता है लेकिन मैंने ऑप्शंस को बाकियों को भी इसलिए रीड किया ताकि आपको भी यही पैटर्न आप लोगों का भी बने कि आपने सारे एमसीक्यूज के जो ऑप्शंस हैं उनको रीड करना है, ठीक है। हो सकता है माइट्रोकॉन्ड्रिया का कोई और नाम भी दे दिया होता, ठीक है, तो दोनों ऑप्शंस ठीक होते, ठीक है। सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज प्रोड्यूसेस व्हाट। कंप्लीट जब ऑक्सीडेशन होती है तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन नहीं बनती। ऑक्सीजन तो यूज़ होती है, एटीपी बनते हैं, लेकिन वो ग्लूकोज के जो ब्रेक डाउन में तो नहीं बनेंगे, ठीक है। सो द आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो तो एटीपी तो एनर्जी रिलीज होती है। नाउ विच स्टेज प्रोड्यूसेस NADH। अच्छा, ऊपर पीछे वाले सवाल में लैक्टिक एसिड लिखा है, देखिए ग्लूकोज की इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन में लैक्टिक एसिड बनता है जब एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है। यहाँ बात हो रही है कंप्लीट ब्रेकडाउन, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनता है, ठीक है। नाउ विच स्टेज प्रोड्यूस NADH। ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल्स। अब देखिए मैं जल्दी से कहूँगी यस ग्लाइकोलाइसिस में होता है, लेकिन नहीं, क्रेब साइकिल में भी NADH बनता है। तो हमारा यहाँ पे आपको बात समझ आई, हमारा आंसर है बोथ A एंड B। नाउ अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन माइटोकॉन्ड्रिया। क्रेब साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होती है, ग्लाइकोलाइसिस नहीं होती, ठीक है। सो द आंसर इज ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होती है, अकरिंग इन द साइटोसोल। ओके। नाउ अगला सवाल है दैट ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ देखिए लिखा हुआ है एडिनिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए अब आप जल्दी में करोगे, आप लिख दोगे एडिनोसिन डाई को ट्राई, ये इन दोनों में आप गलत कर सकते हो। आप जल्दी से एडिनिन ट्राइफॉस्फेट लिख लो, नो, दिस इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ओके, सो यू हैव टू, यहाँ तो ऑप्शन ए था, यहाँ पे था ही करेक्ट आंसर ए में, लेकिन लेट सपोज अगर ये बी में होता और आप जल्दी से ए को करेक्ट कर देते एंड यू से एडिनिन ट्राइफॉस्फेट इज़ द करेक्ट आंसर, तो आपका जवाब गलत हो जाता, ठीक है। तो आपने बहुत देख के इसको रीड करना है। अगला सवाल है दैट ब्रेकिंग ऑफ ATP रिलीजेज व्हाट। एनर्जी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। एनर्जी इज द आंसर। अगला सवाल है विच मॉलिक्यूल इज रिड्यूस टू NADH। देखिए रिड्यूस टू मतलब कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो रिड्यूस्ड होके NADH बनाते हैं। ऑब्वियसली NAD पॉजिटिव जब रिड्यूस्ड होता है तो NADH बन जाता है, ठीक है। ये बाकी तो हो भी नहीं सकते। नाउ FAD इज, मैंने आई एम सॉरी मैंने बाकी ऑप्शन नहीं पढ़े, लेकिन देखिए एक मॉलिक्यूल है जो NAD के नाम से है, तो NAD ही बनाएगा ना। ATP FAD तो बना ही नहीं सकता, ऑक्सीजन भी बना नहीं सकता। FAD इज रिड्यूस टू
FAD is reused to NADH, NADH2 and FADH, FADH2, NADH, ATP. So FAD जो है आप जल्दी से लिख दोगे FADH, नो, इट्स मेक्स FADH2. NAD पॉजिटिव में ये था कि एक हाइड्रोजन आयन अलग से रिलीज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे दोनों इसके साथ ही हैं. So the answer is FADH2. Okay. Now, which process produce water? Glycolysis, Krebs cycle, electron transport chain, fermentation. So electron transport chain जो है वो water बनाता है. Now, which release carbon dioxide? कार्बन डाइऑक्साइड किस स्टेज में रिलीज होती है? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल्स, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फर्मेंटेशन. देखिए फर्मेंटेशन में भी रिलीज होती है, लेकिन किस प्रोसेस के अंदर, जो कि ह्यूमंस पे नहीं होता, जो कि यीस्ट वगैरह में होता है, उसके अंदर रिलीज होती है. इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, लेकिन जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है उसमें नहीं बनता. सो क्रेब साइकिल इज द आंसर. नाउ एनर्जी इन रिस्पिरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एनर्जी रिस्पिरेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन्स, लिपिड्स, ग्लूकोज, मिनरल्स. तो ग्लूकोज से जो है वो एनर्जी बनती है. नाउ विच प्रोसेस अकर इन साइटोप्लाज्म एंड प्रोड्यूस ATP? ऑब्वियसली ग्लाइकोलाइसिस. अब फॉरन से जिसको आता होगा वो फॉरन से ग्लाइकोलाइसिस लिख देगा, लेकिन बाकी सवाल भी देख लें, बाकी में कहीं पे भी ग्लाइकोलाइसिस का जिक्र नहीं है, तो आंसर इज ग्लाइकोलाइसिस. ओके. नाउ एनारोबिक रिस्पिरेशन प्रोड्यूसेस मोर ATP, इक्वल ATPs, लेस ATP, नो ATP. अब इसको देखते हैं. देखिए एनारोबिक रिस्पिरेशन में ATPs बनते हैं लेकिन कम बनते हैं, तो मोर और ATP तो गलत है. इक्वल ATP क्या मतलब है? एरोबिक से इक्वल है, ये भी गलत है. कोई ATP नहीं बनता, नो, ATP बनते हैं लेकिन कम. तो आंसर क्या है? लेस ATP. कितने बनते हैं? 2 ATPs बनते हैं. नाउ अगला सवाल है, फोटोफॉस्फोराइलेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस. ये प्लांट्स में होती है, दैट्स अकर इन, कहाँ पे होती है? क्लोरोप्लास्ट में. ठीक है. ना अगला सवाल है, लाइट रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या मैट्रिक्स. तो जो लाइट रिएक्शन होता है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है. ठीक है. जो डार्क रिएक्शन है वो सवाल भी आ गया, डार्क रिएक्शन जो है वो स्ट्रोमा में होता है. ठीक है. डार्क रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा. नाउ अगला सवाल है, क्लोरोफिल ऑब्जॉर्ब्स मेनली विच लाइट? ग्रीन लाइट, रेड या ब्लू लाइट, या येलो लाइट, या इंफ्रारेड लाइट. सो क्लोरोफिल जो है वो रेड और ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब करता है. ठीक है. नाउ अगला सवाल है, ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज रिलीज फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ग्लूकोज, ATP. सो ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से रिलीज होती है? फोटोसिंथेसिस में कहाँ से रिलीज होती है? वाटर से. ठीक है. आंसर क्या है हमारे पास? वाटर. ठीक है. पानी से रिलीज होती है. एक मिनट के लिए माइंड में आ रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से बन सकती है, लेकिन नहीं, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो वाटर से रिलीज होती है. ठीक है. फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन जो है वो वाटर से रिलीज होती है. इसको बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप कार्बन डाइऑक्साइड से कंफ्यूज ना हों. केल्विन साइकिल यूजेस ATP एंड NADPH, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज. तो केल्विन साइकिल क्या यूज़ करता है? केल्विन साइकिल यूज़ करता है ATP एंड NADPH. ओके, दिस इज द आंसर. नाउ विच स्ट्रक्चर कंटेन्स क्लोरोफिल? क्लोरोफिल, स्ट्रोमा, थैलाकॉइड, मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्म. सो थैलाकॉइड के अंदर जो है बेसिकली क्लोरोफिल्स होते हैं. विच प्रोसेस डायरेक्टली यूजेस ऑक्सीजन? ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या फर्मेंटेशन. ग्लाइकोलाइसिस में तो यूज़ ही नहीं होता. क्रेब साइकिल में यूज़ होता है. जो डायरेक्टली यूज़ होता है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है. ठीक है. नाउ इफ़ NAD पॉजिटिव इज़ नॉट रीजनरेटेड. देखिए ये जो एक प्रोसेस है जिसमें NAD पॉजिटिव बन रहे हैं, फिर NADH बन रहा है, फिर NAD पॉजिटिव बन रहा है, तो ये एक साइकिल को चलाए रख रहा है. लेकिन अगर NAD पॉजिटिव जो है नहीं, NAD पॉजिटिव इतना इम्पॉर्टेंट है टू कंटिन्यू द साइकिल. ओके, ताकि दोबारा रीयूज़ हो सके. अगर NAD पॉजिटिव ख़त्म हो जाएगा या रीजनरेट नहीं होगा तो ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप हो जाएगी. सो ग्लाइकोलाइसिस विल स्टॉप. विच मॉलिक्यूल हैज़ 3 कार्बन्स? ठीक है. पहले तो देखते हैं ग्लूकोज. ग्लूकोज के पास कितने कार्बन्स होते हैं? 6 कार्बन, 6 कार्बन होते हैं. पायरोवेट के पास कितने कार्बन होते हैं?
3 होते हैं। आगे भी देख लेते हैं, क्या पता कोई और ऑप्शन हो। एसिटाइल कोए के पास 2 कार्बन होते हैं, क्योंकि जब पायरुवेट एसिटाइल में बनता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है, एक कार्बन पार्टिकल निकल जाता है, तो एसिटाइल ग्रुप बन जाता है जो इसमें 2 कार्बन होते हैं। NADH में तो होते ही नहीं है। सो द आंसर इज पायरुवेट। पायरुवेट हैज़ 3 कार्बन्स। ओके, ग्लूकोज हैज़ हाउ मेनी कार्बन्स? आंसर इज 6। अभी हमने ऊपर बात की है। नाउ how many pyruvate molecules are formed from one glucose? 1 2 3 4. Answer is 2. Now which is the first step of respiration? Krebs cycle, glycolysis, electron transport chain, fermentation तो है ही नहीं ना वो, यानी 2 रिस्पायरेशन के टाइप्स हैं। जो स्टेप्स हम बात करें, हम एरोबिक रिस्पायरेशन की बात इसमें हो रही है। द फर्स्ट स्टेप इज़ ग्लाइकोलाइसिस। ओके, अगला सवाल है एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, मूवमेंट, सिंथेसिस या ऑल ऑफ दीज। अब देखिए, जैसे ही कोई सवाल पड़ेगा कहेगा एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, यस द आंसर इज़ ग्रोथ। अगर किसी ने कुछ ज़्यादा पढ़ लिया तो वो कहेगा मूवमेंट के लिए ज़रूरी है, कोई ज़्यादा पढ़ लिया वो कहेगा सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है। लेकिन किसी ने डी ऑप्शन को पढ़ा तो वो कहेगा इन सब चीज़ों के लिए हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है। सो एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल ऑफ दीज। नाउ मैं जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका वीडियो का टाइम छोटा हो और आपकी वीडियो जल्दी कंप्लीट हो, आपका टाइम बचे। ओके, विच प्रोसेस प्रोड्यूस इथानॉल? देखिए, अभी पहले मैं बता चुकी हूँ एरोबिक एंड एनारोबिक। एनारोबिक रिस्पायरेशंस के अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, और मैंने आपको बताया था अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में इथानॉल बनता है, ठीक है, या इथाइल अल्कोहल बनता है। सो द आंसर इज नॉट एरोबिक रिस्पायरेशन, नॉट लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, द आंसर इज अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ओके, नाउ which molecule is not directly involved in ATP formation? NADH is directly involved, FADH2 is directly involved, oxygen is directly involved, बट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नॉट डायरेक्टली, इज़ इनडायरेक्टली, क्योंकि ये रिलीज़ होता है फिर एक नया मॉलिक्यूल बनता है जो कि आगे फर्दर यूज़ होता है। सो दिस इज़ इनडायरेक्टली इन्वॉल्व बट नॉट डायरेक्टली। सो द आंसर इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। विच प्रोसेस इज़ यूनिवर्सल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स? यानी चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन यूज़ करते हों या ना करते हों, यूनिवर्सल है। तो यूनिवर्सल प्रोसेस इज़ ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, नॉट केल्विन, नॉट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, क्रेब्स साइकिल, ये सारे ह्यूमंस में होते हैं या उनमें होते हैं जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस इज़ यूनिवर्सल। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द MCQs फ्रॉम योर चैप्टर 4 बायो एनर्जेटिक्स। आपको अगर अच्छे लगे हैं, समझ आए हैं, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताएं और कौन सी वीडियोस आप चाहते हैं मैं आपके लिए बनाऊं, हेल्प करूं, मैं आपके लिए लेके आऊँगी। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।